अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। और नाजरीन, आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ केस में रिकॉर्ड गायब हो गया था और रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था उस केस से। कुछ अरसे पहले की बात है, एसजीएस कोटेकना केस के हवाले से। और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार एक हाथ बढ़ के काम हुआ। इस बार रिकॉर्ड गायब नहीं हुआ, एविडेंस गायब नहीं हुआ, बल्कि विटनेस ही कहां है यही मालूम नहीं। सवाल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं खाबर घुमन साहब। खाबर साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले खाबर साहब, आप मेरे शो में क्या एडिशन करेंगे आज? हमारे शो में आप ऐड करेंगे, आज कराची से एक स्टोरी है। कराची पुलिस ने अपने एक पेटी बंद को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में इल्ज़ाम ये हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे वहाँ पे असला छुपाया हुआ था कराची में। उसके बाद मरदम शुमारी आपको पता है अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर 4-5 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठे हो गए हैं कि हम मरदम शुमारी को बलूचिस्तान में नहीं होने देंगे, कुछ शराइत रखें जब तक वो पूरी नहीं होती। उसके बाद अनीका, हम आपको लेके जाएंगे अमेरिका। ट्रंप साहब की बेवकूफ़ियाँ जारी और सारी हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने हैरत में डाला हुआ है। रात को उन्होंने एक और बेवकूफ़ी, में सो मेनी वर्ड्स कहूँगा, वो किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बहुत परेशान है कि कल कलां को ट्रंप साहब ने इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी को इससे पूरी दुनिया का जो अमन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद यकीनी तौर पर कल से पनामा हंगामा दोबारा से शुरू हो रहा है और देखना यह है कि आप पनामा देखें क्या होना जा रहा है। ठीक है। सोहेल साहब, मेरे शो में क्या ऐड करने जा रहे हैं? अनीका, जब अपने नाज़रीन को बताएंगे कि दहशतगर्दों का माली नेटवर्क तोड़ने के लिए स्टेट बैंक मुतहरिक हो गया और पहले से अंडर ऑब्जर्वेशन रखे जाने वाले मुश्तबा अफराद के बैंक अकाउंट्स और उन्हें दस्तखत करने वाले मजाज अफराद की दोबारा से स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके साथ हम बताएंगे कि करंट अकाउंट खसारा 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए आने वाले चंद माह में क्या इकदाम करने जा रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने गैस के निर्खों में इजाफे को मसनूई तौर पर मुंजमद किया हुआ है, ताकि अवाम ये न कहे कि हुकूमत ने उनके ऊपर गैस में इजाफे का बोझ डाला हुआ है। लेकिन उस इजाफे को मुंजमद रखने के नतीजे में, जो कि मसनूई तौर पर है, सुई नादन को 5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। नुकसान कौन भुगतेगा, ये हम आज अपने नाज़रीन को बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें लेकर आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले आसिफ जरदारी की तरफ चलेंगे। और आसिफ जरदारी साहब, जिनके बारे में अभी भी कुछ बड़ी खबरें आ रही थी कि जो ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन में जाएंगे, टिकट खरीद लिया है, टिकट खरीदने के बाद नहीं गए, उसके बाद केस की बात सामने आ गई। और केस की बात सामने आई तो गवाह किधर है? खाबर साहब, हम लोग तो समझ रहे थे कि केस में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस गायब हो सकता है, रिकॉर्ड गायब हो सकता है, यहाँ तो गवाही कोई नहीं है। किधर गए? अनीका, ये एक बहुत पुराना केस है, अर्ली 2000 का में से ये चल रहा है। अब ये एहसासाजात जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब के, उनके बारे में है। ये स्टार, इनके जो विटनेस हैं बैरिस्टर जवाद मिर्ज़ा साहब हैं। उस टाइम ये नैब के फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को ये लीड कर रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम कोर्ट के अंदर ये सारा एविडेंस अपने बिहाफ पे जमा करवाया था। वॉल्यूम्स, काफ़ी ज़हीन किस्म का एविडेंस, रिटन डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे कोर्ट के अंदर। और वो केस चलता रहा। उसके बाद आपको पता है जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए। जब प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल होती है। नैब के अंदर जितने भी उनके केसेस थे वो बिल्कुल मुंजमद कर दिए गए। अच्छा, उसी दौरान जो है 3-4 केसेस, जिसमें ARY गोल्ड केस है, SGS टेक्ना केस है, उसके बाद उर्सस ट्रैक्टर का केस है, पोलो ग्राउंड का एक रेफरेंस है, वो उसमें जो सारे इनके बाकी जो उसमें जिन लोगों पे इल्ज़ाम था उनको तो वो तो उससे बरी हो गए। ये केसेस पेंडिंग थे। अब जब ये प्रेसिडेंसी से फारिग हुए तो अब बाकी भी इनके सारे केसेस उनसे इनको बरी कर दिया गया है। अच्छा, अब लेटेस्ट ये हुआ है कि चूंकि वो मिर्ज़ा साहब अभी मिल नहीं रहे, मिर्ज़ा साहब गायब है, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया गया है कवानीन के मुताबिक नैब के, कि जब जो एविडेंस जो मिर्ज़ा साहब ने जमा करवाया हुआ है, जब तक वो खुद टेस्टिफाई नहीं होंगे कोर्ट के सामने, तो वो जो जुर्म साबित नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट साहब। तो मतलब अभी तक जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। अब ये है कि उसमें नाइक साहब, उनके जो फारूक नाइक साहब वकील हैं, वो कह रहे हैं कि जी जब तक वो विटनेस है, स्टार विटनेस इसको नाम दिया गया है, वो पेश नहीं होंगे कोर्ट के अंदर, तब तक इस केस को आगे नहीं लेके जाया जा सकता। तो अभी देखना ये है कि अब केस की इसका क्या इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग कुछ हकायक है इस केस के अंदर। मैंने कुछ अपने ज़राए से बात की जब ये मामला सामने आया। ये इतना आसान केस नहीं है और आप गुमान साहब ये सुनकर हैरान होंगे
سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو اس سے پہلے 4 ریفرنسز بند ہو چکی ہیں وہ اس وجہ سے بند ہوئے ہیں کہ اس کے اندر ثبوت موجود نہیں تھے، اور 2 ریفرنسز کے اندر ثبوت تھے لیکن ان کی فوٹو کاپیز تھی، اصلی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ یہ وہ واحد کیس ہے جو کہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ہے، اور یہ وہی کیس ہے جو سرے محل سے متعلق ہے اور جو باہر سوئٹزرلینڈ کے اندر جائیدادیں خریدی گئی تھی۔ یہ وہ واحد کیس ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جس کے پاس نیب کے پاس اصل دستاویزات موجود ہیں۔ اس کیس کے اندر جہاں پہ اب اصل دستاویزات موجود ہیں، اب آپ کہا گیا کہ جو وہ آپ کے ماضی کے آپ کے جو پروسیکیوٹر تھے جنہیں پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اب وہ غائب ہیں۔ اس کا بھی میں نے چیک کیا وہ کہاں پہ ہیں، وہ کہیں دور نہیں تھے۔ اصل میں نیب کو I don't know کون سے ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے منع کیا کہ آپ نے اس کو پرسو نہیں کرنا۔ یہ بریسٹر مرزا صاحب کچھ ماہ پہلے تک نیب ہیڈ کوارٹر سے صرف 20 منٹ کی مسافت کے اوپر ایک کمپنی میں ملازمت کرتے رہے ہیں۔ آج کل تو میرے خیال میں ملک سے باہر آج کل اب تو یقیناً ملک سے باہر ان کو جانا پڑے گا چونکہ اب آپ نے کیس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو اس وقت ہم حیران تھے کہ نیب عدالت کے اندر یہ مطلوب تھے اور نیب ان کو پیش نہیں کر رہی تھی۔ اس میں ایک اور حیران کن جو ایلیمنٹ ہے اس کیس کا وہ یہ ہے کہ ابھی تک 41 کے قریب آئی وٹنس جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں، ان کی ٹیسٹمنی لی جا چکی ہے، انہوں نے اپنے ان کے جو بیانات جمع کروا چکے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ ایویڈنس بہت زیادہ مقدار میں اویلیبل ہے، ریٹن ڈاکومنٹس کی شکل میں بھی اور لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹ کی شکل میں۔ چونکہ قانون میں یہ ایک حکم ہے کہ جو سٹار وٹنس جس کو قرار دیا جاتا ہے قوانین کے مطابق، جب تک وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوگا، جو ڈاکومنٹس اس نے جمع کروائے ہیں ان کی تصدیق خود نہیں کرے گا، کس کی ذمہ داری نیب کو چاہیے آگے نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل چودھری صاحب، ماہر قانون ہے۔ فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ فیصل چودھری صاحب، اب سٹار وٹنس موجود نہیں، یہ ایک اہم شخصیت جو کہ گواہ ہیں وہ موجود نہیں، ایسے میں کسی بھی کیس کا اور بالخصوص اس کیس کا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن آفیسر سٹار وٹنس ہے تو مجھے تو اس کیس کی تفتیش پہ خاصا جو ہے وہ اس کی تفتیش میں مجھے کافی تشویش ہے، کیونکہ نارملی یہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹار وٹنس ظاہر ہے اگر نہیں آئیں گے تو جو کریڈنس آف دا ایویڈنس ہے اس پہ فرق تو پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جو میں سمجھا ہوں اس سارے معاملے سے، جو مرزا صاحب ہیں جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے وہ تمام دستاویزات کلیکٹ کی ہیں۔ تو ہمارے قانون کے مطابق جو بندہ کلیکٹ کرتا ہے وہ سیزر میمو بناتا ہے، اور سیزر میمو کے اوپر جو آدمی وہ دستاویزات کلیکٹ کرتا ہے اس کے دستخط ہوتے ہیں۔ تو نارملی ہر ٹرائل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں جنہوں نے یہ سارے جو کاغذات ہیں، فار ایگزامپل اگر میڈیکل ٹرائل ہو تو میڈیکل لیگل ہوتا ہے یا اس طرح سے متعلق لیبارٹری رپورٹس ہوتی ہیں تو وہ کلیکٹ کرتے ہیں، یا کوئی ریکوری ہوتی ہے ویپنس کی تو اس پہ وہ دستخط کرتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ جناب کا یہ دستخط آپ ہیں۔ اس صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جس شخص نے وہ فرد محفوظ کی سیزر میمو بنائے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں اور یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل میڈیکل لیگل ہم نے ٹرائی کرانا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جیسے اس کیس میں پروسیکیوٹر صاحب باہر چلے گئے۔ اس میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کولیگز ہوتے ہیں جو ان کے دستخطوں کو پہچانتے ہیں تو ان کو ٹیسٹیفائی کرایا جاتا ہے تاکہ وہ دستاویزات جو ہیں وہ ریکارڈ پہ آ سکیں۔ ایک نارمل طریقہ کار ہے۔ نیب کیونکہ اسپیشل لا ہے، فائنینشیل کرائم سے ڈیل کرتا ہے، اور جو لوگ فائنینشیل کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نیب لا کے اندر ایک پروویژن موجود ہے جس میں جو پروسیجر ہے، جو نارمل پروسیجر قانون شہادت آرڈیننس کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو اوور رائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا فیصل، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا زرداری صاحب کے ایک سے زیادہ کیسز تھے جن میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور زیادہ جو ایمفسس اسی پہ تھا کہ پروسیکیوشن ویک تھی، کہ گورنمنٹ کی طرف سے پروسیکیوشن یا نیب کی طرف سے پروسیکیوشن نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں مجرم ملزم ہوگا تو وہ آرام سے بری ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نیب کی ذمہ داری ہے یا کہ کسی لیول پہ حکومت وقت کی ذمہ داری آتی ہے؟ کیونکہ جن اداروں کو نقصان پہنچا وہ تو گورنمنٹ کے تھے۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اگر پروسیکیوشن میں انویسٹیگیشن میں فلاز ہوں تو انویسٹیگیٹرز اور پروسیکیوٹرز کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک اسپیشل قانون ہے، انسداد دہشت گردی قانون ہے، نیب کے اندر بھی یہ پروویژن موجود ہے کہ اگر تفتیش میں کوئی غلطی یا خامی رہی ہوگی تو اس کے ذمہ داران جو ہے تفتیش کار ہوں گے اور پروسیکیوشن ہوگی۔ اگر پروسیکیوشن
जानबूझ के कोई काम नहीं करती तो उसके भी लॉज मौजूद हैं, कानून तो मौजूद है, लेकिन उन पर अगर अमल दरामद नहीं होता है तो वो एक अलमिया है। वो आप एक और केस में पनामा में आपको पता है जिस तरह से जेरी मेंडरिंग, जिसको धांधली कहते हैं, अमेरिका में इसको जेरी मेंडरिंग की टर्म यूज की जाती है। मैं इसको कहता हूँ ये लीगल एंड जुडिशियल जेरी मेंडरिंग होती है, यानी प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और अदालत। होता ये है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन क्योंकि स्टेट के कंट्रोल में होती हैं, लिहाजा वो इनसे ऐसा करती हैं कि जुडिशरी के सामने ना तो एविडेंस आए। देखिए अदालत को बाहर तौर एविडेंस पे फैसल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम तहकीकात के अंदर अगर किसी किस्म को कोई लकूना हो, कोई कमजोरी हो तो उसका एडवांटेज हमेशा मुल्जिम को मिलता है। क्या आपके पास कुछ ऐसा कोई पहले से एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर स्टार विटनेस अदालत में प्रोड्यूस ना किया जा सके तो अदालत मुल्जिम के खिलाफ केस खारिज कर देती है, या उसकी पेश ना होने के बावजूद भी मुल्जिम को कभी सजा हुई हो? जी ऐसे काफी सारी डेली रूटीन में होते हैं जी। अपना केस क्वाश तो नहीं हो सकता, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उसको देखना होता है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उस पर फर्क पड़ जाए, वो उस पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में स्टार विटनेस के पेश ना होने से, स्टार विटनेस के पेश ना होने से तो केस क्वाश नहीं हो सकता है। और उस पर देखना पड़ेगा कि बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो क्या है और बाकी जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है उसका और इन दस्तावेजात का आपस में कोरबोरेटिव अगर कोरबोरेट हो सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, हो सकता है स्टार विटनेस के अगर जज साहब ये कहे कि मैं उनको टेस्टिफाई नहीं करना चाहता, मेरी दानिश में ये एविडेंस जो है ये काफी है और मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ, तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द जज। जी अब तमाम चीजें मुनहसर हैं अदालत के ऊपर कि वो क्या फैसला। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, लेकिन इतना तो जरूर है कि पिछले केस के अंदर जिस तरीके से जरदारी साहब के हवाले से एविडेंस गायब हो गए थे, रिकॉर्ड गायब हो गया था, रिकॉर्ड के चंद सफात गायब हो गए थे और केस से बरी कर दिए गए थे, बाइज्जत बरी कर दिए गए थे। क्या इस केस के अंदर अदालत ये फैसला करेगी कि विटनेस के, स्टार विटनेस के ना होने की वजह से ये केस आगे चले या ना चले, ये इस हवाले से देखेंगे आने वाले वक्तों के अंदर। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे माली मुआवनत, यानी माली मुआवनत करते हैं दहशतगर्दों को कई लोग और डेफिनेटली फिर उनके अकाउंट्स और उनका कोई तरीका कार होता है। इस हवाले से दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अकाउंट्स के हवाले से स्टेट बैंक कोई स्टेप लेने लगी है। सुहेल साहब क्या इकदाम? अनिका देखिए काफ़ी अर्से पहले भी हुकूमत की हिदायत के ऊपर स्टेट बैंक ने मुश्तफ़ा अफराद और कलदम तंजीमों के न सिर्फ बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए थे बल्कि उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग का सिलसिला भी शुरू किया था और बैंकों को भी हिदायत जारी की गई थी। लेकिन चंद माह कबल जब फोर्थ शेड्यूल में कुछ शख्सियात के नाम शामिल हुए थे, उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, उसके बाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद स्टेट बैंक ने 2 शख्सियात और 2 तंजीमों के अकाउंट्स को डी फ्रीज करना पड़ा था। अब लेकिन हालिया जो दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई और दोबारा से हालात जो खराब हुए उसके बाद अब स्टेट बैंक दोबारा एक्टिव हुआ है। स्टेट बैंक ने अपनी गाइडलाइंस में तरमीम करते हुए तमाम बैंक्स को यह हिदायत की हैं कि जो मुश्तबा अफराद हैं या कलदम तंजीमें हैं वो किसी भी नए नाम से काम कर रही हों या उनके अकाउंट के सिग्नेचर जो अकाउंट जिनको इख्तियार दिया गया कि वो सिग्नेचर से रकम निकलवा सकते हैं, तमाम बैंकों को ऐसे तमाम शख्सियात और तंजीमों के अकाउंट्स की असर-ए-नौ जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया है और उनकी सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर तमाम बैंकों, हमने कुछ ज़राए से इस बात की तस्दीक भी की है, कुछ मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं उन्होंने एक नई लिस्ट मुरतब की है जिसके अंदर मुश्तबा अफराद थे और ये लिस्ट इंटेलिजेंस इदारों के ताउन से स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ बैंक्स को भी फराहम की थी। अब इनकी स्क्रूटनी शुरू की जा रही है। जरा ये कहते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अगर किसी भी शख्स की, किसी भी तंजीम की ऐसी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई जिसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज, FIA और स्टेट बैंक को एतराज़ात हुए, उनके अकाउंट्स भी फ्रीज किए जाएंगे और उसके बाद उनकी रकम निकलवाने की इजाजत नहीं होगी। और उस तमाम बैंकर्स को इस मरतबा जो गाइडलाइंस में तरमीम की गई है, तमाम बैंक्स को ये पाबंद किया गया है कि वो फौरी तौर के ऊपर स्टेट बैंक को भी आगाह करेंगे कि स्क्रीनिंग के अमल में इस शख्सियत को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें एक सवाल है, फरवरी 2014 के अंदर जो निसार साहब ने पाकिस्तान की फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की थी, उसका ये मेन फैक्ट एक की पॉइंट था कि ये जो दहशतगर्दों की जो माली नेटवर्क उनको तोड़ना और जो इफेक्टिव कानून साजी करना इस चीज़ को रोकने के लिए। उसके बाद दिसंबर 2014 के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो APS का वाकया होता है, उसके बाद नैब बनता है, उसका भी एक मेन हिस्सा इसको बनाया जाता है। तब से लेके आज तक कितने केसेस जो आइडेंटिफाई किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, कोई ऐसा कोई बड़ा केस आइडेंटिफाई किया है कि इस नेटवर्क के जरिए दहशतगर्दों को पैसा मिल रहा था हमारे मुल्क के अंदर? आप देखिए जो स्टेट बैंक इस बात को तयन नहीं करता कि दहशतगर्दों को पैसा मिला कि नहीं मिला।
काम किस तरीके से होता है? मेरी खुद गवर्नर नहीं, स्टेट वो बैंक जो से इस मामले में अकाउंट होल्डर्स जी। हैं, जो फेक अकाउंट होल्डर्स हैं, या ये इस तरह की जो कल अदम तक ये जो तंजीमें हैं, पैसा तो उन्हीं के पास आना है ना, इन्होंने कैसे डिटरमिन करना है? एग्जैक्टली इसका एक प्रॉपर तरीकेकार मौजूद है। गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इस बात की बिल्कुल हमें वजाहत दी है कि नेक्टा वजारत दाखिला इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा होता है। नेक्टा वजारत दाखिला के थ्रू हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत भिजवाता है कि ये उनकी फाइंडिंग्स हैं, ये वो शख्सियात है जिनके ऊपर उन्हें एतराज़ है, ये मुश्तबा अफराद हैं, ये कलदम तंजीमें हैं, ये नए नाम से अब काम करना शुरू कर दिए हैं। तो स्टेट बैंक को इंटीमेट करती है वजारत दाखिला नेक्टा के ऑब्जर्वेशन के बाद, जिसके बाद स्टेट बैंक एक्टिव होता है। नवंबर 2016 में ही वजारत दाखिला और नेक्टा के ऑब्जर्वेशन के ऊपर स्टेट बैंक ने कुछ 6 से ज़ायद शख्सियात के ना सिर्फ अकाउंट्स फ्रीज किए थे, उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी, बल्कि बैंकों को कहा गया था कि उन पर आप चेक इन बैलेंस भी रखें। अब दोबारा से अब स्टेट बैंक ने अपनी उन गाइडलाइंस के अंदर मजीद तरमीम की है, मजीद स्ट्रिक्टनेस की है कि जो अकाउंट इस वक्त एग्जिस्ट हैं, जिनके ऊपर पहले कभी पाबंदी आयद नहीं हुई, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और वजारत दाखिले ने अगर इंटीमेट कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ऐसे अकाउंट्स जो अब तक कभी फ्रीज नहीं हुए, उन अकाउंट्स की दोबारा से स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है, उन्हें उनकी दोबारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और उनके अंदर कोई भी ऐसी उनको अगर मशकूक ट्रांजैक्शन मिली या वजारत दाखिला ने उनको बताया कि ये शख्सियात मुल्क के अंदर अमनो अमान के अंदर नक्स पैदा कर रहे हैं, ये खतरात है पाकिस्तान के लिए, तो फौरी तौर के ऊपर वो बैंक्स भी और स्टेट बैंक उनके अकाउंट को फ्रीज कर देगा। ये पहली मर्तबा इस एडवांस सतह के ऊपर जाकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेशन नाफिज की है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एपेक्स कमेटी के अंदर भी खावर साहब एक बड़ा अहम फैसला हुआ। फैसले तो हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है फिर। फैसला कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ लाहौर के अंदर, इससे पहले भी अनीका बहुत ज्यादा इजलास हुए हैं एपेक्स कमेटी के, और वहां पे इसी तरह की रिकमेंडेशंस पहले भी आ चुकी हैं। एग्जैक्टली डीटो कि जी पंजाब के अंदर सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके जो कालादम तंजीमें हैं, उनके स्लीपर सेल्स अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं, और वहाँ पे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ऑपरेशन पाकिस्तान जो पंजाब की पुलिस है वो नहीं कर सकती। वहाँ पे आपको रेंजर्स और आर्मी की हेल्प की ज़रूरत है, इक्विपमेंट वाइज भी और ओवरऑल जो वहाँ पे, चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कालादम तंजीमें हैं उनके पास हाई टेक जो वेपनरी अवेलेबल है, कभी उस पर अमलदारी नहीं हुई। अच्छा, कल के जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये डिसीजन हुआ है कि जी रेंजर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो रेंजर्स की डिप्लॉय कौन करेगा? एक स्पेशल कमेटी बनेगी, वो कमेटी डिटरमिन किया करेगी क्या किसी जगह पे रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है या नहीं है, क्या किसी जगह पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है या नहीं है। वजह वही है कि अगर आपने मुल्क के अंदर से आपने दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आपको एक फ्री हैंड देना पड़ेगा। रेंजर्स क्या किसी दूसरे मुल्क की ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या आर्मी किसी दूसरे मुल्क के आगे किसी ने एक्शन करना है, इसी मुल्क के अंदर करना है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कराची के अंदर आपने देखा, कराची में तो आपको इजाजत मिल गई क्योंकि वहां पे हालात उधर भी देख लेना खाबिर साहब क्या मसला, हर 3 महीने हालात इतने ज्यादा आपसे काबू से बाहर निकल गए थे। कराची में आपको रेंजर्स को लाना पड़ा। जब कराची से रेंजर्स ने कहा कि हमें इजाजत दें ताकि हम इंटीरियर सिंध में जाके भी एक्शन कर सकें, इजाजत नहीं दी। और इंटीरियर सिंध में आपने देखा 7 शरीफ में क्या हुआ। पंजाब के अंदर भी मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हुकूमत वक्त को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग की हुकूमत है वहाँ पे, उनको मेरे ख्याल में रेंजर्स को एक फुल फ्लैज ऑपरेशन करने की इजाजत देनी चाहिए। और बजाय इस तरह के ये जो लेकोना क्रिएट कर देना कि जी जब तक हम आपको इजाजत नहीं देंगे, एरिया नहीं आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे नहीं कि कहाँ आपने जाना है, तब तक ऑपरेशन। अच्छा सोहेल साहब, क्विकली, अगर कराची ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई, कराची के अंदर बेहतरी आई, कराची के अपने लोग ये बोलते थे अमन अमान के अंदर खातिर ख्वाह बेहतरी आई, इसी तरह का ऑपरेशन यहाँ हो और उसके बाद वही वाले मसले मसाइल यहाँ भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, 3 महीने बाद रेंजर्स को कितनी इख्तियारात देने, कितने इख्तियारात नहीं देने, तो फिर तो ऐसे ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा ना। निका, ऐसे मसले पैदा हों या ना हो, ये अब बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि हमने अगर मुल्क भर के अंदर हमने अमन का क़याम लाना है, हमने दहशतगर्दों का और दहशतगर्दों की जिस सोच से वो दहशतगर्दी जन्म लेती है उसको खात्मा करना है, तो पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर एक सख्त एक्शन की जरूरत होगी। रेंजर्स की आपको खिदमात लेना पड़ेंगी और अब तो शहबाज शरीफ साहब भी कन्विंस हो चुके हैं इस बात के ऊपर कि वो तैयार हैं रेंजर्स के जरिए ऑपरेशन करवाने के हवाले से। अगर इस बात के ऊपर कुछ तनाज़ा जन्म लेता है कि 3 माह बाद तोसी होगी नहीं होगी या वो एक्सटेंड करने को तैयार नहीं है, ये छोटी बातें हैं ये, लेकिन जो बुनियादी जो नुक्ता है, जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पंजाब के अंदर एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए। जो वहां पर अनासिर मौजूद हैं, जो उनके वहां पे फैसिलिटेटर मौजूद हैं, उनका वहां पे खात्मा होना चाहिए। लेकिन कल की मीटिंग के बाद अभी तक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, क्योंकि कराची में आपको पता है कि हर 3 महीने जब
रेंजर्स को एक्सटेंशन दी जाती है तो एक नोटिफिकेशन इशू होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक पंजाब के हवाले से कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। एक दफा नोटिफिकेशन में भी मसला आ गया था, नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की बात आया, जब तक फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू नहीं करेगी तो रेंजर्स या आर्मी किसी भी लेवल पे नोटिफिकेशन हो जाएगा, थोड़े दिनों में जारी है। अभी राना सनाउल्लाह साहब के कुछ तहफ्फुज़ात होंगे, शायद हुकूमत उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही हो, तो कह चुके हैं कि हमें पंजाब में रेंजर्स की जरूरत नहीं है, हम खुद ही। लेकिन अब वज़ीर आला तो कायल हो गए ना, करना पड़ेगा, तो वज़ीर आला कन्विंस है इस बात के ऊपर। चलिए, लेकिन ये एक दोहरा मेयार तो नहीं होना चाहिए कि एक बड़े शहर के अंदर अगर ऑपरेशन चल रहा है इस बुनियाद के ऊपर कि वहाँ दहशतगर्द छुपे हैं तो एक बड़े सूबे के अंदर ऑपरेशन ना हो इस बुनियाद पर कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाह रही। पॉलिटिकल लीडरशिप तो सिंध की भी नहीं चाहती थी, लेकिन जरूरत थी इस बात की, अवाम चाहते थे, इसलिए ये बात आगे बढ़ी। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और माली खसारा बढ़ता चला जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट इस हद तक बढ़ गया है कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को हंगामी तौर पर इक़दामात करने की जरूरत पड़ गई है। सोहेल साहब, इसहाकडार साहब तो कहते थे नंबर्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, जीटीबी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी बड़ी ग्रो कर रही है, इस तरह की इकोनॉमी शायद ही पिछले सालों के अंदर कभी रही हो। वो वाले दावे किधर गए अगर फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात करने की जरूरत पड़ गई है? अनिका, न सिर्फ हुकूमत बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाकडार गुज़श्ता चंद माह के दौरान बड़े बड़े ऐलानात करते रहे हैं कि मुल्क की मौशियत की हालत बहुत संवर चुकी है और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे हुए हैं। वो वक्ती तौर पर तो था, चूँकि उस वक्त हम IMF से हम कर्ज हासिल कर रहे थे, दीगर इदारों से हम कर्ज हासिल कर रहे थे, हम बैरूनी गैर मुल्की बैंकों से खुफिया तौर के ऊपर कर्ज लेकर अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माली साल के 7 माह के दौरान के जो फिगर्स जारी किए हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। करंट अकाउंट खसारा 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिसकी जो फिगर्स बताए गए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो 4 अरब 71 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गया है। ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल है हमारी मौशियत के लिए और वजारत खजाना खुद बड़ी परेशानी से दोचार है कि ये खसारा इस कदर बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क के अंदर चूंकि हालात बहुत खराब है, अमन अमान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से सब नजरें उस जानिब जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुल्क की मौशियत भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फिगर्स रिलीज किए उसके मुताबिक एशिया और सर्विसेज की जो बरामदात थी जो हमने एक्सपोर्ट की उसकी मद में अब तक हमें सिर्फ 15 अरब 21 करोड़ डॉलर हमें रिसीव हुए, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.3% कम है। इसी तरह जो दरामदात हैं जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की वो 30 अरब 42 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 9% ज्यादा हैं। हालांकि सोहेल साहब, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए या उनके ऊपर एक कदगन लगाने के लिए या एटलीस्ट उनके ऊपर एक चेक लगाने के लिए टैक्स बढ़ाया गया था इंपोर्ट के ऊपर, उसने भी कोई काम नहीं किया। नहीं, आप टैक्स जितने मर्जी बढ़ाएं, एक चीजों की लिमिट एक रैशनल होता है, उससे ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे तो चीजें स्मगल होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये कि आपकी बुनियादी जरूरियात हैं, लोगों ने जरूरियात पूरी जो करनी है, जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, चीजें इंपोर्ट होनी है। इंपोर्ट पे टैक्स लगाने से फर्क नहीं पड़ता, अनिका, फर्क पड़ता है जब आप अपने मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, उसको कम्पीट फिर एग्जैक्टली जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब कम्पीट नहीं करेंगे तो उससे इंपोर्ट। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट बताया जो कि मुल्क की मौशियत के लिए बड़ा परेशान कुन है, आम आदमी जाके इससे बाद में मुतासिर होता है, उसके अंदर कुछ जो थोड़ा सा रिलीफ फराहम किया हुकूमत को, बैरून मुल्क मुकीम वो पाकिस्तानी हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो वहां पर बैठ कर कमा कर पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, वहां पर इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा वहीं पर नहीं रखते, जो वहां बैठ कर मुल्क की लीगल चैनल के जरिए पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं, भारी टैक्स भी उसके ऊपर बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 10 अरब 94 करोड़ डॉलर 7 माह के अरसे के दौरान भिजवाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ओवरऑल कमी, मैं वो बताता हूँ, वो भी कम हुई है। 60 लाख 21 करोड़ डॉलर कम हुए हैं गुज़श्ता साल के, 21 करोड़ डॉलर कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने 10 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाए हैं। अब हालात के हैं, क्यों हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और हमें क्या करना पड़ेगा? रवा माली साल के दौरान अमेरिका की जानिब से जो कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत तकरीबन हमें 800 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर मिलने थे, वो नहीं मिले और उसकी अभी तक भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। वो उसका एक शॉर्टफॉल आया और उसके बाद 2007 के अंदर स्कूक बॉन्ड जारी किए थे हुकूमत पाकिस्तान ने, वो रवा साल में चोर होने जा रहे हैं। आइंदा 3 से 4 माह बाद उसकी पेमेंट भी हमें करना पड़ेगी। हमारे जो स्टेट बैंक के पास 18 अरब डॉलर मौजूद है, वो और कम हो जाएंगे। सारी चीजें आ रही हैं। मुझे सिर्फ इतना सा बता दे सोहेल, पिछले दिनों आपने स्टोरी की थी कि कोई स्विस बेस वहां पे एजेंसी ने हमें पकड़ा के पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है कमिंग ईयर्स के अंदर स्काई रॉकेटिंग और पूरी दुनिया के सामने हम बेमिसाल इकोनॉमी साबित हो जाएंगे। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि 2025-30 तक शायद हम कनाडा से भी आगे निकल जाएंगे।
تو یہ زمینی حقائق بہت ہی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل لیول سے ہمیں جو ریٹنگ منگائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان ریٹنگز کو اخبارات کے اوپر شہ سرخیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے بیانات کرتے ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر آفس سے اسپیشل پریس ریلیزز ایشو ہوتی ہیں. پوری دنیا ہمیں یہ اس طرح کے ہمیں ہماری اکانومی کی تعریفیں کر رہی ہیں اور ہمارے اپوننٹس ہیں وہی یہ نہیں مان رہے. اب ہمیں اب ڈیفرنٹ سٹوری بتا رہے ہیں. دو فیکٹر ہیں اس کے نا, دو فیکٹر ہیں. ایک لانگ ٹرم چیز ہے جو ہم چیزیں سی پیک کر رہے ہیں, ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں, پاور جنریشن کے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. ان بنیادوں کے اوپر جو انٹرنیشنل عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو اکانومی کی ریٹنگ کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر ایک پروجیکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل کے اندر لانگ ٹرم آپ کی صورتحال بہتر ہوگی. اب یہ جو ہم نے بات کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, یہ آپ کی کرنٹ فسکل ایئر جو 12 ماہ جو مالی سال ہوتا ہے جولائی سے جون کے دوران اس کی صورتحال بتا رہی ہے. رواں مالی سال کے دوران صورتحال بدترین ہے. یہ 92% ہے, 93% ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 90% زیادہ ہو گیا. اچھا, اور اس کے ساتھ اب حکومت کے پاس کرنے کیا جا رہی ہے, وزارت خزانہ یہ پلان کر رہی ہے کہ دوبارہ سے سکوک بانڈز جاری کیے جائیں اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے, اور قرضہ یا نئے اداروں سے رابطہ کر کے مزید قرض حاصل کیا جائے. قرضہ در قرضہ, اور کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اچھا, بریک کی طرف جائیں گے, لیکن یہ ضرور بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ فورن ریزرو زیادہ ہو رہے ہیں. کس طرح زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیا قرضے کے پیسے لے کر ہم فورن ریزرو کا اکاؤنٹ بھری جا رہے ہیں, یا پھر ہم واقعی میں کچھ ایکسپورٹ انکریز کر کے کچھ کام کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اب جو ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے سلولی آہستہ آہستہ کرتے رہتے تو شاید اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. بیک آفٹر بریک. ناظرین, کراچی میں نیو کراچی کے ایک گھر کی انڈر گراؤنڈ ٹینکی سے بھاری مقدار میں اسلحہ ملتا ہے, اور اس اسلحے کے بعد ہلچل مچ جاتی ہے کہ کراچی کے اندر ایک بڑے لیول کے اوپر دہشت گردی کے لیے یہ اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا. اس کے بعد پھر تحقیقات کی بات سامنے آتی ہے, سیاسی جماعت کی بات سامنے آتی ہے, اور اب ایک نیا رخ آ گیا ہے. وہ ہے پولیس کے اپنے پیٹی بند بھائی کا. خاور صاحب, یہ جو پولیس افسر پکڑا ہے جو گلشن معمار کے اندر پوسٹڈ تھا, یہ کسی یونٹ انچارج کے لیے اسلحہ جمع کر رہا تھا. پولیس اب ایسے کاموں میں انوالو ہوگی؟ انیکا, یہ ہمیں اپنے ناظرین کو بار بار یہ چیز میرے خیال میں بتانے کی ضرورت ہے, اور ہم بتاتے رہیں گے کہ کراچی کے حالات باہر والوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوئے تھے, ہمارے اپنے لوگوں کی ہی وجہ سے خراب ہوئے تھے. آپ نے ذکر کیا وہ پہلے, جی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرکوں کی تعداد میں بڑا مقدار میں اسلحہ پکڑا گیا تھا. اس کے بعد پولیس نے جا کے فائل کر دیا تھا ریفرنس کہ ہمیں اس پہ کوئی انویسٹیگیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ کہاں سے اسلحہ آیا ہے. وہ اسلحہ ہوا سے آیا تھا, زمین سے پیدا ہوا تھا, کیسے آ گیا تھا, اور کافی بڑی مقدار میں ساری دنیا نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا. اب یہ نئے صاحب ایک سامنے آئے ہیں, انہوں نے ان کا جو ہے عاطف معراج صاحب ہیں, یہ کہ پولیس مین ہے, ان پہ یہ چارج یہ لگا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہا پہ یہ اسلحہ وہاں پہ اکٹھا کر رہے تھے یا اکٹھا کیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا یہ پہلی دفعہ یہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ ہاں, پہلے بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں. اس سے پہلے بہت زیادہ, ایک سے زیادہ دفعہ JITs سامنے آ چکی ہیں, جس میں وہاں پہ MQM کے ڈفرینٹ عہدہ دران کے اوپر چارجز لگے ہیں, الزامات لگے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصطفیٰ کمال واپس آئے تھے, انہوں نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نام لے کے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ ان لوگوں کا را کے ساتھ رابطہ ہے, یہ لوگ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے دبئی کے اندر. رحمان ملک صاحب انہوں نے کہا جی فارمر انٹیریئر منسٹر اور موجودہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں یہ بھی وہاں پہ موجود تھے, میں نے ان کو بھی ڈاکومنٹس دیا, اور سہولت مرزا کا بیان بھی اس کے بعد ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دیا, بہت سارے اس پہ جو کیا کہتے ہیں ویڈیو کے اوپر بیانات ریکارڈڈ ہیں. لیکن پروسیکیوشن آج تک بالکل نہیں ہوئی. ڈاکٹر عاصم حسین بالکل اب ہاسپٹل میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ویکینڈ کے اوپر زرداری صاحب ان سے ہاسپٹل میں ملنے بھی گئے, اور خبر آئی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کافی جو شکوے شکایت کی ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے کہ جب آپ باہر چلے جاتے ہیں مجھے کوئی نہیں پوچھتا, جب واپس آتے ہیں تو پھر سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, آ کے پوچھتے ہیں. اسلحے کی بات ہوگی نا, اسلحہ میں وہی نہیں, اسلحہ تو ہے ہی ہے. میں آپ کو اوور آل کراچی کی پکچر بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے کرندے ہیں نا, یہ بڑی بڑی مسئلے جو سارے ایشو کے اندر انوالو ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جب تک یہ سیاسی مصلحت پسندی چلتی رہے گی, جب تک یہ سارے ایشوز چلتے رہیں گے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. پہلی سٹوری ہم نے کیا کی, آپ کا ایویڈنس غائب ہو گیا, پہلے آپ جو اسٹارٹ وٹنس ہے وہ غائب ہو گیا, آپ آرام سے ہم تو پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ سندھ کی پولیس کی پولیٹیکل بھرتیاں جو ہیں ان کو روکے, اور جو پولیٹیکل بھرتیاں ہو چکی ہیں انہیں ختم کیا جائے, انہیں ریورٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں تو پھر سامنے آتی رہیں گی, پولیس کو اپنے پیٹی پر بھائیوں کو پکڑنا پڑے گا. دیکھیں یہ چیزیں تو بہت چھوٹا ایک وٹنس ہے, اس سے پہلے بڑے بڑے وٹنس آج سامنے آ چکے ہیں. سوال یہ ہم ریز کر رہے ہیں کہ پروسیکیوشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. پروسیکیوشن نہیں ہوئی. پروسیکیوشن کس نے کرنی ہوتی ہے؟ پروسیکیوشن حکومت وقت نے کرنی ہوتی ہے. جب حکومت وقت نہیں کرے گی,
زرداری صاحب کے خلاف سارے کیسز وہ فارغ ہوگا, مطلب ان سے بری ذمہ ہو گئے. اب زرداری صاحب بالکل حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ بے شک میں 11-12 سال جیل میں رہا, لیکن آج تک میرے خلاف کوئی یہ کیس, 1 روپے کی بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا, میں بالکل صاف ہوں. تو یہی ہے بس, عام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی, کہ ایویڈنس نہیں سامنے آیا. تو بس یہ ایک اور مثال اسی طرح کے ساتھ کراچی میں 90 کی دہائی میں جو وہ آپریشن کی بات ہوتی ہے, جتنے پولیس افسران اس میں ملوث تھے یا انوالو تھے اس آپریشن کے اندر, ان کو آہستہ آہستہ کر کے ٹرمینیٹ کیا گیا. یہ کراچی کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں. اب ان کا ہی ایک پیٹی بند بھائی ایک طرح سے اسی جماعت کے, جس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ان کے قتل کے اندر ملوث ہے, کتنی شرمناک بات ہے. انیکا بالکل ایسا ہے, اور یہ پہلی ایگزامپل نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ قبل ایک ایگزامپل آئی تھی. یہ تو کہ ایک پولیس کے ایک اسکواڈ, پولیس کا اپنا ہی ایک جوان جو کہ جس ونگ کا کام تھا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا تھا, وہ کس جگہ جا کے اس ونگ نے اس جا کے ایکشن کرنا ہے, کوئی کارروائی کرنی ہے, وہ پہلے سے اس گروپ کو انفارم کر دیتا تھا. یہ کچھ عرصے بعد پتہ چلا, اس کو گرفتار کر کے تصدیق کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ کتنی پولیٹیکل بھرتیاں ہیں پولیس کے اندر, ایم کیو ایم کی بات کریں یا ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی. ایسے لوگ سب سے بڑا خطرہ ہیں کراچی کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے, کہ فورسز کے اندر جو لوگ موجود ہیں, جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوئے, جو نہ صرف لیڈ کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جہاں پر کراچی کے اندر رینجرز آپریشن کریے, انٹیلیجنس کے ذریعے ایسے نوجوانوں کا, ایسے افسران کا تعین ہونا چاہیے کون سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مختلف اپنی سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان کے خلاف بھی بڑی سخت کارروائی کی ضرورت ہے اگر ہم نے وہاں پر دیر پامن قائم کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذرائع اور رینجرز کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر ابھی بھی بڑی مقدار کے اندر اسلحہ موجود ہے جو مختلف ایسے گروپس نے زیر زمین چھپایا ہوا ہے, اس کو بھی ٹریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پولیس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کی بھی سخت ضرورت ہے, اور انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے نوکریوں سے الگ کرنا چاہیے. اداروں سے اندر سب سے بڑا خطرہ یہی لوگ ہیں. نا ٹرمینیٹ, وہ ٹرمینیٹ نہیں, بیچارے ایکسٹرمینیٹ ہو گئے, تو ان کو صفائی ہنسی سے مٹا دیا گیا تھا. اچھا اب یہ ہے کہ اب انٹیریئر منسٹر کا کیا بیان آتا ہے ایک دن پہلے, کیونکہ کراچی 7 شریف میں جب حادثہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ جی نیب ٹھیک طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور ہمارے محترم, انتہائی محترم, میرے بہت اچھے دوست ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب, وہ بیان کیا دیتے ہیں؟ وہ بیان یہ دیتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھیں, میرا منہ نہ کھلوائیں, جب میرا منہ کھل گیا تو پھر آپ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. حکومت کو منہ کھلوانے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے, کارروائی کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی, خدا کا خوف کریں. 80 لوگ مارے گئے وہاں پہ, جس میں 20 بچے بھی شامل تھے, اور 350 سے زیادہ لوگ وہاں پہ فیٹلی جو انجرڈ ہوئے ہیں, ان کی زندگی خراب ہو گئی ہیں. تو آپ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ وہ میرے خیال میں وہ ایویڈنس سامنے چودھری صاحب کو لے ہی آنا چاہیے, جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو دوسری پارٹی ہے اس کو بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہونے دیں. مسئلہ یہی ہے کہ سینٹر کے اندر آپ نے عمران خان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے, آپ کو کسی نہ کسی موقع کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے. جب سپورٹ چاہیے تو پھر آپ نے منہ بند رکھیں گے, تو پھر منہ بند ہی رکھیں. لہٰذا لوگوں کا یہ بیانات دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. حکومت کو منہ پھر بند تو قائم رکھنے نہیں ہوگا نا گھمن صاحب. ایگزیکٹلی, وہ حکومت کو منہ بند یا منہ کھولنے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے. حکومت کا کام ہے کارروائی کرنا, اور اسپیشلی انٹیریئر منسٹر صاحب کی بات کی جائے, ان کے تو ویسے ہی کریئر کے حوالے سے کوئی ایز سچ کوئی بے داغ قسم کا کریئر ہے, بڑا اسٹریٹ فارورڈ ان کو سمجھا جاتا ہے, تو ان کو تم ایٹ لیسٹ منہ کھولنے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے. اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے وہ لوگ جو دہشت گردی سے متاثر ہوئے, اور وہ ہیں IDPs. اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر آئے, اور مردم شماری کی بات کی جا رہی ہے تو بلوچستان کے اکثر جماعتوں کا ایک ڈیمانڈ ہے. وہ ڈیمانڈ یہ ہے خاور صاحب کہ ان کو بھی ایڈ کیا جائے مردم شماری میں. کیا ان تمام مسائل کو سولو کر کے حکومت آگے بڑھ سکے گی مردم شماری کی طرف؟ 1 مہینہ رہ گیا سارا. انیکا, میرا اس پہ ابھی بھی ماننا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں, مجھے یہ مردم شماری پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی نظر آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ سیریس قسم کے چیلنجز ہیں. اب دیکھیں نا, 3 فارمر چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, سردار اختر مینگل صاحب ہیں, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب ہیں, اس کے بعد نواب رئیسانی صاحب ہیں, لشکر رئیسانی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ حالات کے اندر اگر آپ مردم شماری کرواتے ہیں تو اس کے رزلٹ ہم بالکل نہیں مانیں گے اور ایسی ہم ہونے نہیں دیں گے. وہ جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ جو IDPs ہیں ان کو بھی اس میں ڈالا جائے. اب ایشو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جو ساری کی ساری سیاست کھیلی جا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے لوگ, فرض کرو پنجاب سے لوگ وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں بلوچستان کے اندر, یا خیبر پختونخوا سے لوگ وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں بلوچستان میں, ان کو اس گنتی میں بالکل نہیں ڈالیں. لیکن وہ IDPs جو ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی کانسٹیچوئنسی میں آ کے سیٹل ہو چکے ہیں, یا جو ان کی کانسٹیچوئنسی کے اندر پاپولیشن کو زیادہ مقدار میں بتانے کے
जो बताया जा सकेगा उनको जरूर इसमें डालें। तो वो बात हुई कि जो उन्हें वोट दे उनको गिन लें, जो उन्हें वोट ना दे उन्हें ना ये तो गिने। सिर्फ बलोचिस्तान के हवाले से चैलेंज है। अभी सुहेल ने पिछले दिनों स्टोरी की थी कि जो अखराजात हैं वो 14 बिलियन से 30 अरब रुपए तक चले गए हैं सेंसस के। अभी वो सूबों देंगे नहीं देंगे वो डॉक्टर साहब मांग रहे हैं कि जी सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करें, सूबे कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि ये वफाक की जिम्मेदारी है और वफाक ही इसको करे। अब उस पे सारे इशू चलेंगे। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात खराब होते जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के, अब आर्मी की इंगेजमेंट आपकी वेस्टर्न बॉर्डर पे भी है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी है। आपको 2 लाख आर्मी पर्सोनल चाहिए और एक आध दिन के लिए नहीं चाहिए, लंबे अरसे के लिए चाहिए। वो भी आपके पास ये ऑप्शन मेरे ख्याल में वो स्क्वीज होता जाएगा। पिछले साल नहीं हो सकी मर्दमशुमारी, मार्च में होनी थी, नहीं हो पाई। सुहेल साहब, अब खावर साहब कहते हैं इस बार भी नहीं होते हुए नजर आ रही है। और मेरा एनालिसिस है, मैं उम्मीद करता हूं कि हो और होनी चाहिए क्योंकि ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो आपको जमीनी हकायक बता रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि ये हो पाएगी। ठीक, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक आम शहरी या मैं या कोई और किसी से पूछ लीजिए, वो भी यही कहता है कि लगता है ऐसा है कि होते हुए नजर नहीं आ रही, और अगर हो गई तो इलेक्शन पे इसके रिजल्ट पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। आप क्या कहते हैं? अनिका, घुमन साहब का खदशात दुरुस्त हैं कि शायद ना हो, क्योंकि कुछ हालात ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जितनी अब डेवलपमेंट हो चुकी है, जितना काम हो चुका है, अब अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा ऐसा वाकया पेश आ जाए मुल्क के अंदर, कोई ऐसी सूरत हाल ना डेवलप हो जिसकी वजह से रुके। अदरवाइज ये जो जितने सियासी जमातों के जो हथकंडे थे ना कि रुकवाया जाए ये ना हो, वो अब खत्म हो चुके हैं। अब उन हथकंडों के आगे मर्दमशुमारी नहीं रुकने लगी। ये बलोचिस्तान की जो बड़ी साहब 2013 के अंदर हाउसिंग सेंसस हो गया था, उसका रिजल्ट आ गया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने मानने से इनकार कर दिया था। जब पॉलिटिकल पार्टीज आपका रिजल्ट नहीं मानेंगी तो उसकी सेंसस होने का भी कोई फायदा नहीं है। जब ये मैं बता रहा हूं कि तीन चीफ मिनिस्टर जब कह रहे हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जब वही नहीं रिजल्ट मानेंगे तो आप कैसे आगे चलेंगे? ये सियासी मसलहत पसंदी का एक बार फिर ये शिकार होने जा रही है। फिर तो इनकी वो स्ट्रेटजी है ना कि इनको अगर ये खदशात का इसलिए इजहार कर रहे हैं कि शुरू ना हो, मर्दमशुमारी हर सूरत में शुरू होगी, जो कि हमारे पास एक दस्तावेज मौजूद है। हमने पहले इस पे एक पूरा सेगमेंट भी किया था। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ जीएचक्यू के अंदर पूरा प्लान बना है मर्दमशुमारी का। शुमारियात डिवीजन के तमाम टीम वहां पे गई, पूरा सेटअप बन चुका है, एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, पूरी फुल फ्लेज असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जो भी सूरत हाल हो। अरेंजमेंट तमाम मुकम्मल है। हाँ, अब सियासी जमातों उसके अंदर अपने मफादात के लिए उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते तो ये उनकी एक ज्यादती होगी। फाटा रिफॉर्म्स की कमेटी बनी, पूरा साल रिकमेंडेशंस आई, पूरा फाटा में जाके बैठ के सरताज अजीज साहब ने दर्जनों मीटिंग्स की वहां पे लोकल मलक्स के साथ, सरदारों के साथ। यहाँ से फेडरल से बहुत सारे लोग वहां पे गए। क्या हुआ? जब एक मौके पे आके वही सियासी मसलहत पसंदी आपके इत्तेहादी ने कहा जी हमें इसके अभी हम इसके हक में नहीं है, आपने कहा ठीक है खत्म करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ होगा, पैसे भी रिलीज होंगे, एक्सरसाइज भी होगी, उसके बाद रिजल्ट नहीं अनाउंस होगा तो क्या फायदा होगा? की खातिर मर्दमशुमारी का अमल नहीं रुकना चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए और उसके नताइज जो तस्लीम नहीं करेंगे फिर अवाम फैसला और जितने पैसे लग चुके हैं अगर आप सियासी मसलहत की बुनियाद पर बैक ऑफ कर जाएं, पीछे हट जाएं, ये सिर्फ इसलिए कि इत्तेहादी नहीं मान रहे और हमारे आने वाली हुकूमत के अंदर क्या मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, इत्तेहादी बनेंगे नहीं बनेंगे, तो फिर तो कौम का पैसा जाया करने वाली बात है। और कौम का पैसा जाया करना एक ऐसा जुर्म होगा जो कि नाकाबिले माफी होगा। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और कौम के पैसे की बात करें तो फिर एक ऐसे इदारे को नुकसान हो रहा है जो कि डेफिनेटली सुई गैस फराहम करता है नॉर्दर्न एरिया के अंदर। भट्टी साहब, ये क्या वाकया है कि जी मसनूई तौर पर मुंजमद की जा रही है इजाफी रकम जो है, जो इजाफा है नरखों के अंदर? आपके फेवरेट शायद हकान अब्बासी साहब का सब्जेक्ट आ गए हैं। सब्जेक्ट तो हकान अब्बासी फेवरेट अपने नहीं है, जो काम अच्छा करते हैं उसके पॉइंट आउट किया था। लेकिन अब्बासी साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया। गैस की कीमत में इजाफा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपकी पैदावारी लागत बढ़ती है। दूसरा, मुख्तलिफ मंसूबे जो आप बना रहे होते हैं, हुकूमत डायरेक्ट करती है सुई नॉर्दर्न को कि यहाँ पर गैस, लोगों को गैस की सहूलत फराहम करें। जब आपने नई स्कीम भी छानी है तो उसके ऊपर खर्च आएगा, जब खर्च आएगा तो गैस का टैरिफ बढ़ेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हुक्म के ऊपर गुज़श्ता 2 साल से गैस के निर्खों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने कहा कि अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा इसलिए इजाफा नहीं कर रहे। लेकिन अब जो हमें दस्तावेज मसूल हुई है, एमडी सुई नॉर्दर्न का खत मसूल हुआ है जो वजारत पेट्रोलियम को लिखा गया है, उसने वफाकी हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने का जो इकदाम था वो पूरा पोल खोल दिया है। उस खत के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत ने जो गैस के निर्खों में इजाफा ना करने का फैसला किया था, जो गैस की कीमतों को मुंजमद किया हुआ है, वो मसनूई है। इसलिए कि गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया कि अवाम पर बोझ ना पड़े। इजाफा ना करके उसका खमियाजा भी अवाम भुगत रहे हैं। इस खत के अंदर ये इंकशाफ हुआ है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि
ओगरा ने डिटरमिन की कि ये कीमत होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा कि नहीं, गैस कंपनी ये कीमत वसूल ना करे। दूसरी साइड के ऊपर हुकूमत गैस कंपनी से कह रही है कि अपने अखराजात पूरे करने के लिए और नई स्कीमों को लॉन्च करने के लिए भी आप पैसा लगाएं। वो पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बैंकों से कर्ज लेना शुरू कर दिया है। बैंकों से कर्ज लिया है, गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो कर्ज लिया उसके ऊपर 5 अरब रुपए का सूद अदा करना पड़ेगा स्वीडन नॉर्दर्न को। और ये जो सूद की रकम होगी अब नहीं तो 6 जुलाई 2017 के अंदर अल्टीमेटली ये गैस सार्फिन को ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। यानी कि आपने एक दूसरी साइड से आकर आवाम को, आपने एक साइड से आपने कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी साइड से आपने कंपनी के कहा कि आप कर्ज लीजिए, कर्ज लेकर पूरा कीजिए इस माली बोझ को। सामने सामने तो ये चीज वावा हो गई ना कि हुकूमत ने देखे निर्खों में इजाफा नहीं किया, वो पीछे के टैक्सेस बजट में जाके क्या लगेंगे अवाम को, क्या इसका तरीकाकार ये था। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। होना मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, सिर्फ होना ये चाहिए था, अगर आप हकीकी मानों में अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो आपने कहा था कीमत मत बढ़ाइए। फिर वजारत खजाना स्वीडन नॉर्दर्न को सब्सिडी देती, पैसा देती कौमी खजाने से, वो भी आल्दो अवाम को होता है कि आप इस कीमत को ना बढ़ाएं। अब ये कीमत ना बढ़ाने के नतीजे में अवाम का दोहरा नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ जो गैस की पैदावारी कंपनियां हैं उनको स्वीडन नॉर्दर्न पेमेंट नहीं कर रही, अरबों रुपए की पेमेंट डिले है, उसके ऊपर भी फ्यूचर में मार्कअप लगेगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे सार्फिन के ऊपर बुरी तरह से डेंट पड़ेगा, अवाम को यह खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त ओगरा भी खामोश है चूंकि वजारत पेट्रोलियम ने उनको सनब किया कि आपने इस मामले पे नहीं बोलना, वो भी अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करे। एंड ऑफ द डे हम ये सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप फिस्कल देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करें, प्रूडेंट तरीके से डिसीजन करें ताकि अल्टीमेटली अवाम और कौमी खजाने को नुकसान न हो। खुदा के लिए मेरिट पर आके और हकायक को सामने रख के फैसले कीजिए। सॉरी, मैं आपको पुरानी आपकी स्टोरीज याद दिलवाता रहता हूँ, दिलवाता रहूंगा। आपने मुझे हमें ये बताया था कि ओगरा के वहां पे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके जो लीगल पावर्स हैं स्टिल इंटैक्ट करती हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि जो ओगरा है अपना काम नहीं, बात पर कायम हूं, लीगल पावर्स मौजूद हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है अदालत में। बटी साहब, अगर सारी पावर्स हैं तो ये सारा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? ओगरा को मिनिस्ट्री के जो उसके नीचे डालने की क्या जरूरत थी? सबके सामने है। यही है कि जब उनके आप साथ रेलेवेंट मिनिस्ट्री के अंदर उनके अंदर डाल देंगे, मिनिस्ट्री के दायरे कार से बाहर आने वाली है। अच्छा, ये बड़ी खबर है सोहेल साहब, ये बड़ी खबर है। ओगरा अगर बाहर आ जाए, ओगरा नेपरा पीटीए की खुद मुख्तारी दोबारा बहाल होने वाली है आइन की रूह के मुताबिक। जो आइन के अंदर, और वो जो आइन की रूह होगी ना उसके अंदर ऐसे वो रख लेंगे, उसमें डाल देंगे कि वो अपनी मर्जी की चीजें इस्तेमाल कर लेंगे। एक एक्सपर्टीज तो रहने देना खबर साहब, वो कोई ना कोई ऐसी एम्बिग्विटी रहने दे एटलीस्ट। लेकिन एम्बिग्विटी की बात कर रहे हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और अगला टॉपिक हमारा ऐसा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एम्बिग्विटी फैल गई है। और क्या है कि ट्रंप साहब एक सुपर पावर के सदर ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि शायद एक 1 क्लास का बच्चा भी वो गलतियां ना करता हो। अब की बार उन्होंने क्या गलती की? सहवन शरीफ में वाकया हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मीडिया से बात करते हुए उसको स्वीडन बोल गए। खावर साहब, ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं। अगर कागजों के अंदर ये गलतियां डिप्लोमेटिक गलतियां हो गई तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। ट्रम्प मेरे फेवरेट हैं, लेकिन आप मुझे रोजाना की बुनियाद पे वो शर्मिंदा करवा रहे हैं। हम उनको मशवरा यही है कि थोड़ा अपने एड्स के साथ मशवरा कर लिया करें, थोड़ा बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि क्या बात करनी है। अब उनको सहवन शरीफ का नहीं पता। हमारे यहाँ पे वो जो है ना सिंधी लीडरान है, वो सहवन शरीफ इतना लेट पहुंचे हैं, तो ट्रंप को बेचारे को आप इतना तो वो क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। लीडर्स की लिस्ट पे रिव्यू कर लें इससे पहले कि फिर आपको नहीं मैं वही वो तो इतनी दूर बैठे हुए, अगर उन्होंने नाम गलत ले लिया। चीफ मिनिस्टर जो मुराद अली शाह साहब 2-3 दिन के बाद पहुंचे हैं वहां पे सहवन शरीफ। उससे पहले कायम अली शाह साहब पहुंच गए थे, जिनके बारे में हम कहते थे बड़े स्लो हैं। मैं वो ये लिंक को अच्छा नहीं बनता, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप ट्रंप साहब इतनी दूर बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर नाम गलत ले लिया वो स्वीडन। अच्छा, एक बार तो सोहेल साहब स्वीडन वालों को भी धचका लगा कि क्या हुआ स्वीडन के अंदर, हमें पता ही नहीं है। बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, वो एवरीबॉडी इज परेशान। परेशानी क्यों है? परेशानी ये है कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है इस टाइम, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का सदर जो है वो सबसे ताकतवर तरीन इंसान है। कल कलां को उसके ज़हन में कोई ऐसी गलती आ गई, कोई ऐसा खुदा न खास्ता उसके पता चला कि जी वहां जाकर हादसा हो गया जो कि हुआ नहीं है, जिस तरह ये उन्होंने जिक्र किया,
उन्होंने कोई ऐसा वैसा ऑर्डर कर दिया, तो ये तो पूरी दुनिया को उन्होंने खतरे में डालने वाली बात है। ठीक कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में अब जो है ना, अब जो अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो वैसे तो पहले भी जागी हुई है, वो अब उनको और जागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्लंडर होगा, माइकल फ्लिन के वाकये के बाद इतना पता चल गया ना कि एटलीस्ट क्लोज एज के ऊपर भी नजर रखी हुई है, लेकिन वो कहते हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उन्होंने ऐसा साइन कर दिया सोहेल साहब, जो कि ट्रंप को पता ही नहीं था कि उसके आगे रेपरकशंस क्या है। तो अगर इसी तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो करते रहे पास, दुनिया में तो जंग शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चल पड़ेंगे। अनिका, ये तो एक गलत नाम लेने का मामला था ना। अगर अब तक देखें, जब से ट्रंप आए हैं, अब तक जितने उन्होंने इकदाम किए, कितने फैसले थे जो उन्होंने गलत किए हैं, ज़ाहिरी तौर के ऊपर भी दुनिया भर के अंदर उनके ऊपर तनकीद हुई। अगर हम बात करें जो मुसलमानों के हवाले से पाबंदी आयद की गई, मुहाजिरीन के हवाले से जो उन्होंने पाबंदी आयद की, और उसके अलावा बाकी जो वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, पूरे अमेरिका के अंदर एक बेचैनी है। ये तो एक उन्होंने गलत नाम लिया ना, पूरी दुनिया के अंदर तशवीश की लहर पैदा हो गई जिस किस्म के वो इकदाम कर रहे हैं। और अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई एक लफ्ज लेता है, कोई एक बात करता है, पूरी दुनिया के अंदर उसके इंपैक्ट होते हैं। और जब इस तरीके से नाम आप 7 की जगह स्वीडन का नाम ले दें तो उसका भी नो डाउट एक इंपैक्ट होगा। लेकिन ट्रंप साहब जिस तरीके से जा रहे हैं, मे भी आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़े गलत करेंगे, तैयार रहे हैं, बड़े जबरदस्त रहे हैं। चलिए जी, बहुत इतने जबरदस्त जा रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि यूरेनियम से होता क्या है। कहते हैं वो जो चीज होती है न्यूक्लियर आर्म, वो उससे बड़ी गलत चीजें होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। इस तरह की बातें जो ट्रंप साहब करेंगे तो एक सुपर पावर के सदर तो नहीं लगते। लेकिन सोहेल साहब शुक्रिया, खावर साहब शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। अच्छी खबर, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट ने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए। आज की बड़ी खबर है कि एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा जी नाज़रीन को बता दें, तो ये एक अच्छी खबर है। चलिए, अच्छी खबर के साथ एंड कर रहे हैं। लेकिन ओबामा साहब के, मैं अपनी लास्ट स्टोरी के हवाले से बोलूंगी, ओबामा साहब के जाने के बाद से ट्रंप साहब जो हैं, जब से आए हैं, ज्यादा कमी महसूस हो रही है। बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पिछले सदर चलते थे, अब तो ट्वीट्स के ऊपर सारी बातें कर देते हैं यूएस के सदर। हमारे आज के शो से इतना है। हमें फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जरूर फीडबैक दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।